नक्सलवादी नेता बसवराजू की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या इस मौत के बाद यह हिंसक आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या होगा बचे हुए हार्डकोर नक्सलियों का? क्या वो सरेंडर करेंगे या पुलिस की गोली का शिकार हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ सरकार क्या करे जो नक्सलवाद फिर दोबारा न पनपे, फिर जंगल के लोग गुमराह होकर हथियार न उठाएं? इन्हीं सवालों का जवाब देती ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। हेलो सर सीआरपीएफ पर हमला हुआ है। हमारे साथियों पर नक्सलियों ने अटैक किया है सर। 6 अप्रैल 2010 का वो काला दिन जब इन कायर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 74 जवानों को निशाना बनाया था। नक्सलियों के इस हमले में कुल 76 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी शामिल थे। ये दिन नक्सलियों के लिए खुशी का दिन था। सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और विचारधारा के नाम पर शुरू हुई ये लड़ाई हथियारों की जंग बन चुकी थी। जिन नक्सलियों ने विचारधारा के नाम पर अपने आप को मुख्य धारा से अलग किया, वो नक्सली साल 2010 आते आते खूंखार जानवर बन चुके थे। और ये वही दिन था जब से नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हुई। नक्सलियों का विरोध सबने किया, लेकिन जो तीव्रता, जो आक्रामकता और जो नतीजे बीजेपी सरकार से मिले, वो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। बीते 18 महीनों की बात करें तो फोर्स ने 400 से अधिक नक्सलियों का इनकाउंटर किया है, जिसमें 10 स्टेट कमेटी मेंबर हैं, 1 सेंट्रल कमेटी मेंबर है। साथ ही नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर बसवराजू भी इसमें शामिल है। 21 मई 2025 को नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनका महासचिव बसवराजू मारा गया। अबूझमाड़ के जंगल में लाल आतंक को लाल लहू में विलीन कर दिया गया। जो नक्सली कभी विचारधारा की दुहाई देते थे, वो रहम की भीख मांगने लगे। 25 मई को नक्सलियों के प्रवक्ता विकल्प ने एक पत्र जारी किया, जिसमें लिखा, हमारी पार्टी के महासचिव कामरेड BR दादा के माड़ में मौजूद रहने के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी थी। इस 6 महीनों में माड़ क्षेत्र से अलग अलग यूनिटों में कुछ लोग कमजोर होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर गद्दार बन गए। बसवराजू की सुरक्षा में मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले मेंबर भी इसमें शामिल हैं। बात साफ है, नक्सलियों के बीच कई विभीषण पैदा हो चुके हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल अब इस आंदोलन का आगे होगा क्या? क्या नक्सली पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या फिर लाल आतंक के ये पहरेदार अपने आप को आगे भी जीवित रख पाएंगे? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पैर पूरी तरह उखड़ चुके हैं। अब यहाँ नक्सलवाद वेंटिलेटर पर है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वापसी बेहद मुश्किल है। नक्सलियों के आपस के झगड़े से अब इस आंदोलन के नेतृत्व को लेकर भी कई सवाल हैं। नक्सली मीटिंग करके अपना महासचिव चुनते हैं, लेकिन माओवादियों के सभी सुरक्षित ठिकाने अब खत्म कर दिए गए हैं, जिससे महासचिव चुनना भी इतना आसान नहीं है। सुरक्षा जानकार मानते हैं कि नक्सली हिंसा पर तो विजय पाली गई है, लेकिन अब जरूरत है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विकास करने की, जिससे ये नक्सली कभी लौट कर ना आ पाए। देखा जाए तो बसवराज उर्फ BR दादा उर्फ गंगन्ना CPM माओवादी संगठन का आखिरी जनरल सेक्रेटरी होगा, क्योंकि इसके बाद किसी और जनरल सेक्रेटरी का कोई आवश्यकता नहीं होगा। खुद यह संगठन आने वाला बहुत जल्दी खात्मा को अग्रसर है, उसका समाप्ति होने वाला है। जो संगठन जिसका कोई भविष्य नहीं है। जानकार बताते हैं कि वर्दीधारी और बंदूक उठाने वाले नक्सलियों को तो सरकार खत्म कर रही है, लेकिन कुछ लोग बिना वर्दी और बिना हथियारों के इनकी विचारधारा को जीवित रखना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को चुनकर इस विचारधारा को मुख्य धारा में बदलना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नक्सलवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं सीनियर रिटायर्ड IPS ऑफिसर RK विज, जो लंबे समय तक नक्सलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का बड़ा हिस्सा रहा है। उनके पास एक लंबा तजुर्बा है नक्सलवाद आंदोलन से निपटने का। सर, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। सर, ये तो तय था कि बसवराजू की मौत से नक्सलियों के पैर उखड़ गए हैं, मगर क्या फिर कोई नया नेता फिर इस हिंसक आंदोलन को इस तरह से खड़ा कर पाएगा? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो माओस की जो कार्यप्रणाली है वो कमेटी बेस्ड है, अर्थात अभी वो पोलित ब्यूरो का या सेंट्रल कमेटी का हेड था बसवराजू। तो उसके मरने के बाद निश्चित ही है कि वो किसी दूसरे लीडर को जनरल सेक्रेटरी का पद सौंपेंगे। जो भी ऊपर जो सीनियर मोस्ट उनके
लीडर्स हैं, चाहे वो सोनू उर्फ वेणुगोपाल हो या देवजी हो, वो मिलिट्री का हेड है, सोनू जो है वो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का हेड है, पॉलिटिकल काम देखता है। तो ये सीनियर लीडर्स हैं। मुझे लगता है निश्चित ही वो, क्योंकि पार्टी एकदम से ख़त्म नहीं होती है, तो वो किसी ना किसी को उस पद पर तैनात करेंगे। परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो अगला निर्णय जो है वो स्ट्रेटजिक निर्णय आगे क्या लेते हैं। छोटी इकाइयों में बांटना, बड़ी इकाइयों में ना घूमे, वो बड़े फॉर्मेशन में ना घूमे ताकि उनका नुकसान कम हो। तो ये निर्णय उन्होंने पिछले साल लिया था, लेकिन आपने देखा होगा कि इवन अगस्त के बाद भी उनके 30 से 40 के बीच के गुट में जो क्योंकि सीनियर जो काडर अधिकारी रहते हैं, सॉरी जो उनके लीडर्स रहते हैं, वो ज़्यादा सुरक्षा के साथ घूमते हैं। अभी बसवा राजू था, वो अपनी एक कंपनी अलग से लेके घूमता है, तो वो भी जो है पुलिस के ऑपरेशंस में मारे गए हैं। तो उनको अगला निर्णय मुझे लगता है ये लेना होगा कि क्या वो पीछे हटेंगे, अभी क्या वो विड्रॉ करेंगे इस लड़ाई से पीछे, चाहे वो अस्थायी रूप से ही, या वो अभी लड़ाई को कुछ समय तक और आगे जारी रखे और नुकसान झेलना चाहते हैं। ये तो तय है, बिल्कुल ये तो तय है कि बसवा राजू की मौत के बाद नक्सल आंदोलन से जो जुड़े बड़े नेता हैं उनमें खलबली तो है, मगर क्या वो बड़े नेता मारे जाएंगे या वो समर्पण की सोच रहे होंगे? नहीं, मुझे बड़े लीडर्स के समर्पण की संभावना कम लगती है। जो कार्डर्स, इवन बड़े कार्डर्स अरेस्ट भी होते हैं, देखिए वो बहुत जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराते। उनका जो कमिटमेंट है आइडियोलॉजी का, बड़े लीडर्स का, मतलब बड़े लीडर्स की यहाँ बात कर रहे हैं, ज़्यादातर सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। सेंट्रल कमेटी के सदस्यों के आत्मसमर्पण के चांसेस मुझे कम लगते हैं। यहाँ तक कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के कुछ सदस्य हो सकते हैं, जैसे हिडमा है, रामदेव है, वेंकट है, ये लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लीडर्स हैं। ये ट्राइबल लीडर्स हैं, 3 लोग हैं जो सामान्यतः, और भी अब तो और भी कई DKZC मेंबर प्रमोट कर दिए गए हैं। साउथ बस्तर का सचिव, पश्चिम बस्तर का सचिव, माड़ की सचिव, तो ये भी अपने DKZC मेंबर छत्तीसगढ़ के हैं। ये मुझे लगता है क्योंकि उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं। DVC डिविजनल कमेटी सदस्य स्तर के कई आदिवासी जो उनके लीडर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं DKZC मेंबर जो इस जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है ये लड़ाई जीत नहीं सकते, मुझे लगता है वो सरेंडर उनमें से कुछ कर सकते हैं। सर एक बड़ा सवाल ये भी कि जो अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार तो सख्ती बरत रही है, मगर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई जो तेलंगाना सरकार है वो नरमी बरत रही है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार की सख्ती पर तेलंगाना सरकार की नरमी भारी पड़ रही है, या तेलंगाना सरकार की सहानुभूति फिर इस आंदोलन को कुछ ताकत देगी नक्सलियों को? देखिए ये बात अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात आ गई कि राज्य में दो राज्यों के बीच में समन्वय और स्टेट और सेंटर में समन्वय। अब देखिए तो क्योंकि सेंटर में और स्टेट की सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर वो जो पॉलिटिकल विल है इस लड़ाई को जीतने की और जारी रखने की और 25 अगले साल तक, मार्च तक ख़त्म करने की, वो पॉलिटिकल विल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छा होता अगर अब एग्जैक्ट ऑपरेशंस में कैसी कोऑर्डिनेशन और कैसा कोऑपरेशन वहाँ से मिल रहा है, उसका अंदर का ज्ञान मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर बहुत अच्छा, क्योंकि ये समस्या आंध्र प्रदेश में, पूर्व आंध्र प्रदेश ने भी काफ़ी झेली है, उनके यहाँ भी बहुत अटैक हुए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है अगर उनका जो एजेंडा है माउस का, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो मुझे लगता है सभी राज्य सरकारों को मिलजुल के काम करने की, बिल्कुल मिलजुल कर काम करने की जरूरत की। नक्सलवाद जैसा हिंसक आंदोलन दोबारा छत्तीसगढ़ में ना पनपे, इसके लिए क्या क्या बिंदु होना चाहिए, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए, माओवादी जब 80s में आए थे तो ये देखना था कि वो इलाका इन्होंने क्यों चुना था। इसके 2 कारण थे। देखिए, एक तो जो इलाका है वो आपको पता है फॉरेस्ट है, इसके अंदर हिल्स हैं, तो ये वनों से आच्छादित है, हिल से आच्छादित है, तो वो गोरिल्ला लड़ाई के लिए उनके लिए उपयोग था। दूसरा ये था कि इलाका पिछड़ा हुआ था, उन्होंने पिछड़ा हुआ इलाका चुना था जहां गवर्नमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की जो रीच है वो कम थी। तो ये इलाका पिछड़ा हुआ होने के कारण वो मास ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बना पाए, वो लोगों को प्रभावित कर पाए। ये बताने में सफल हुए कि सरकार ने जो नहीं किया वो उनके लोग, चाहे वो कभी तालाब बनाना हो, बगीचा बनाना हो, कुछ ऐसे काम उनके लिए किए जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। तो देखिए, जहाँ तक इलाके की टेरेन की बात है, टोपोग्राफी की बात है, वो तो बदलाव किया नहीं जा सकता। अब हमारी फोर्सेस काफ़ी अंदर तक घुस चुकी है, चाहे वो अबूझमाड़ हो और चाहे वो दक्षिण का
बस्तर हो, तो इलाके को जहां तक डोमिनेट करने की बात है, वो नए नए कैंप लगाकर जो इलाका पहले सिक्योरिटी वैक्यूम कहलाया जाता था वहां पर हमारी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। चाहे कोरागुट्टा के हिल्स आपने देखा हो या गढ़चिरौली के बॉर्डर का इलाका देखा हो, कुतुल के आगे तक पहुंच चुके हैं। तो इलाके पे जो है जो डोमिनेंस होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस का वो काफी हद तक बढ़ चुका है, जरूरी होंगे। बिल्कुल तो सरकार के सामने सर ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उन इलाकों में जहां पर नक्सलियों का प्रभाव था, उन इलाकों में तेजी से विकास कार्य शुरू करवाए, जिससे कि फिर से दोबारा नक्सलवाद वहां पनप नहीं पाए। विश्व आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से हमको इस पूरे घटनाक्रम और अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में विस्तार से समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात एक्सपर्ट कमेंट की कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया होने जा रहा है। सरकार के सामने चुनौती नक्सल प्रभावित इलाकों में अब तेजी से विकास के काम कराना होगी, जिससे नक्सली फिर से उन इलाकों में अपने पैर न फैला सकें। तो पॉलिटिकल राउंड अप में शनिवार को बस इतना ही। अगले शनिवार को हम फिर हाजिर होंगे कुछ और पॉलिटिकल खबरों के विश्लेषण के साथ, क्योंकि पॉलिटिक्स या राजनीतिक खबरों का आपकी और हमारी जिंदगी पर असर होता है।